नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद कि ईरान के साथ एक तरह से पीस प्रोसेस और युद्ध के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है और एक एमओयू जो साइन होना है फ्राइडे को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जिसको जेनेवा में साइन करेंगे, उसके बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। न केवल युद्ध से अफेक्टेड कंट्री बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से परेशान देशों ने राहत की सांस ली है कि कम से कम अब जो स्थितियां हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद पूरी दुनिया में एनर्जी सप्लाई और उससे जुड़े हुए तमाम जो उत्पाद का जो क्राइसिस चल रहा था वो खत्म होने के कगार पे पहुंच सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जिस तरह से एमओयू साइन होने की बात कही जा रही है वो तीनों स्टेक होल्डर यानी कि अमेरिका, ईरान, इजराइल, इन सब के लिए कितना फायदेमंद है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार मान ली है या डिप्लोमेटिक कंसेशन देने के पीछे उनके देश में जिस तरह से विरोध बढ़ रहा था उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी? ईरान को इससे क्या मिला है और साथ ही इजराइल क्या इस समझौते में बना रहेगा या फिर अगर वो लेबनान में उसका संघर्ष जारी रहता है तो कहीं न कहीं इस समझौते के टूटने की संभावना भी बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया ने इस युद्ध से क्या सबक लिया है? भारत के लिए इससे सबक लेने की क्या ज़रूरत है? इन मुद्दों को हम समझते हैं आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर अशोक सजनहार साहब जुड़ रहे हैं, जो स्वीडन, लाटविया जैसी कंट्री में भारत का रिप्रेजेंट करते रहे हैं एम्बेसडर के रूप में। आफताब कमाल पाशा साहब जुड़ रहे हैं, जो प्रोफेसर जेएनयू के रहे हैं, वेस्ट एशिया के एक तरह से एक्सपर्ट रहे हैं और साथ ही संजय कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने डिप्लोमेसी और भारत की फॉरेन पॉलिसी को लंबे समय तक कवर किया है। शुरुआत करते हैं अशोक जी आपसे। आप इस पूरा जो एमओयू साइन होना है फ्राइडे को, उसमें तीनों जो स्टेक होल्डर हैं उनको क्या की टेकअवेज इस पीस प्रोसेस या एमओयू से आप क्या देखते हैं? तीनों के लिए क्या की टेकअवेज हैं? क्या ट्रम्प साहब ने हार मान ली, ट्रम्प साहब के सामने ऑप्शन नहीं था या फिर एक तरह से ईरान भी एकोमोडेटिव था और तीनों ने मिलके ये रास्ता निकाला है? जैसे आपने शुरुआत में कहा, ये पूरी दुनिया ने इसको वेलकम किया है इस अनाउंसमेंट को, और वो कहते हैं जो कम से कम ये डिजिटल सिग्नेचर्स इस एमओयू पर हो गए हैं, कल कर दिए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी किए और उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने और ईरान के जो स्पीकर हैं असेंबली के, उन्होंने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो अब ये ऐसा प्रतीत होता है जो अब 19 तारीख को जिनीवा में इसकी मुलाकात होगी, जिसके ऊपर औपचारिक तरीके से वो दस्तखत किए जाएंगे और तब उसके बाद मालूम चलेगा जो क्या यहाँ पर इसके क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि अभी तक जो एमओयू है उसके डिटेल्स नहीं मालूम चले हैं। जो डिटेल्स आ रहे हैं, कुछ बताया है उन्होंने, जो कुछ इसमें जो निर्णय हुए हैं, और ईरान अपनी तरफ से बता रहा है, तो वो अपनी तरफ की जो चीजें हैं उनको वो बता रहे हैं। और इजराइल ने तो बिल्कुल ही ये कह दिया है जो हम बिल्कुल इसको नहीं मानते, हम एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट देश हैं, और ये जो लेबनान के ऊपर जो इसमें प्रोविजन कही जा रही है, जो लेबनान भी इसमें इंक्लूडेड है, तो वो हमको मान्य नहीं है, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए हमें जो काम करना होगा वो हम करेंगे। और उन्होंने कहा हम तो इस नेगोशिएशंस के हिस्सा ही नहीं थे, तो ये हमारे ऊपर ना मान्य है ना बाध्य है। तो क्या ये इन माना तीनों जाए कि के सिर्फ ईरान और अमेरिका का फ्रेमवर्क है युद्ध को खत्म करने का? दोनों अपनी अपनी पोजीशन से हटे हैं। जो इजराइल है वो आक्रमण करता रहेगा और वैसी स्थिति में क्या फिर ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है बिल्कुल। जो अगर इजराइल हमला करेगा तो ईरान बिल्कुल रिटेलिएट करेगा, परंतु मुझे ऐसा लगता है जो अभी केवल लेबनान के बारे में इजराइल ने ऐसा कहा है, जो लेबनान के अगर वहां से दक्षिण से उनके ऊपर हमले होते हैं तो वो अपनी सुरक्षा उसमें जरूर करेंगे, और हमेशा से हिजबुल्लाह वहां से, और उनका ये भी कहना है जो ये हिजबुल्लाह का जो मामला है लेबनान में, वो 28 फरवरी जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ था रमेश जी, तो उससे पहले का ये मुद्दा है कि पिछले 30-40 साल से इनके लेबनान के में हिजबुल्लाह की और इजराइल के ये तनातनी और कॉन्फ्रंटेशन ये चलता रहा है। तो ये इस 28 फरवरी वाले युद्ध के साथ इसको नहीं जोड़ना चाहिए, और इसीलिए इसको अलग रख के देखना चाहिए। परंतु जहां तक ये दो हैं जो मेजर प्रोटैगनिस्ट कहा जाए,
अमेरिका के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो राष्ट्रपति ट्रंप एक चाहते थे, जो एग्जिट रैंप चाहिए, परंतु वो शुरू से ये कह रहे थे, बिल्कुल जब पहला सप्ताह हुआ था इस युद्ध का मार्च के शुरू में, जो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने सब अचीव कर लिए हैं। हमने ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप हो, स्पिरिचुअल लीडरशिप हो, डिफेंस, मिलिट्री, सभी को हमने एकदम खत्म कर दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही विक्ट्री है। उनकी जो आर्मी है उसको एकदम हमने खत्म कर दिया है। उनके जो एयरफोर्स है, नेवी है, एयरफोर्स कहीं उड़ नहीं सकता है, नेवी समुद्र की सतह पर नीचे चली गई है। तो हमने जो उनका वो डिग्रेडेशन करना था, उनका जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर कैपेसिटी है ईरान का, वो तो हमने एकदम खत्म कर दिया है। परंतु देखिए, दो चीजें इसमें आ गई हैं। एक तो जो न्यूक्लियर उस ईरान की जो मंशा है, जो वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बने, हालांकि वो कहता रहा हमेशा, उसने कहा, हमारे सुप्रीम लीडर ने भी कहा, हमारे उन्होंने फतवा दिया है, परंतु फिर भी ये कहा जाता है जो बहुत ही उसको एनरिचमेंट में ज्यादा ग्रेड का एनरिचमेंट, नियर वेपन ग्रेड वो बनाता रहा है, और इसीलिए ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता जो ईरान कह रहा है। तो कोई बिल्कुल ही एक पक्की कमिटमेंट, लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट ईरान की तरफ से होनी चाहिए। परंतु इसमें ये तो है, जो जिस मंशा से अमेरिका इसमें आया था, जो वहां पर पहले वो कह रहे थे रेजिम चेंज करेंगे, और फिर वो चाहते थे जो ईरान का जो तेल है उसके ऊपर उनका कब्जा हो जाए, तो वो करने में वो असफल रहे हैं। परंतु अब यहां से वो निकलना चाहते थे, बहुत ही उन्हें चिंता थी, जैसे आपने कहा, केवल मिड टर्म इलेक्शन की नहीं, परंतु अपने यहाँ पर जो उनकी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी रेटिंग बढ़ती जा रही है। और वो कहते तो हैं, जो अमेरिका पूरे विश्व में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, सबसे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री पावर है, जिसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं है, परंतु फिर एक ऐसा छोटा सा देश जिसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, उसने दो चीजें कर दी। एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसने अपना शिकंजा कस लिया, जिससे कि जो पूरे विश्व में 20% तेल और गैस वगैरह जाती है, और जो सप्लाई चेन्स हैं, फर्टिलाइजर है, हीलियम, सल्फर, ये सब आना जाना बंद हो गया। और दूसरा, उसने किसी ने ये शायद से नहीं सोचा होगा, जो ये रेड लाइन रही होगी, उन्होंने ये गल्फ के स्टेट्स के ऊपर भी हमला कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति ट्रंप को अगर उनके जेसीपीओए से मिला, इसकी जो बातचीत ये हुई है, जो इन्होंने डिटेल्स दिए हैं, तो वो कहते हैं जेसीपीओए से ये बहुत ही अच्छा वो है, क्योंकि हम वो भी ले जाएंगे जो इनके पास 440 किलोग्राम है, जो कि ज्यादा एनरिच हो गया है यूरेनियम, उसको भी हम डाइल्यूट कर देंगे किसी तरीके से, या ईरान में, या कैसे भी। जहां तक, देखिए, आखिरी बात मैं यही कहूंगा, जहां तक ईरान के हालात हैं, ईरान को बहुत बड़ी चोट पड़ी है, क्योंकि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही खराब हो गया। पहले ही उसकी जो आर्थिक स्थिति थी, अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, खराब थी। और अब इतने 4 महीनों के बाद उसके ऊपर इतनी बमबारी होती रही है, तो उसकी जो आर्थिक हालत है और भी ज्यादा खराब हो गई है। परंतु फिर भी वो डटा रहा है, वो झुका नहीं है। तो इसी में मैं समझता हूं, जो उसकी विश्व में जो स्टैंडिंग है, जो साख है, वो आगे बढ़ी है। और आखिरी चीज मैं इसमें ये कहूंगा, जो अब जो भी ये अग्रीमेंट होती है, पीस डील होती है, आगे चलते हुए जो ये नक्शा है पश्चिम एशिया का, इसको फिर से सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस मॉडल पर ये सब गल्फ स्टेट, खाड़ी के देशों ने अपने को बनाया था, तो वो जो उनका विजन था, उसमें काफी चोट आई है। और इसको आगे कैसे ले जाया जाए, और ईरान का क्या रोल होगा आगे चलते हुए इस क्षेत्र में और इसके बाहर,
तो ये अब देखना पड़ेगा, ये अब सोचने की जरूरत होगी। Anyway, बिल्कुल प्रोफेसर पाशा, कुल मिलाकर अगर 2015 का जो एग्रीमेंट ओबामा ने किया था, उससे इतर क्या अमेरिका को इस एग्रीमेंट से मिलने वाला है? क्योंकि जो न्यूक्लियर जिस यूरेनियम की बात हो रही है, वो तकरीबन वही सारी बातें होंगी इस एग्रीमेंट में भी। हो सकता है कि उससे थोड़ा बहुत जो राष्ट्रपति ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं, हालांकि उनके क्लेम करने का की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले ही युद्ध के पहले खुला हुआ था, उसको आप 28 लाख करोड़ ईरान को इतने नुकसान के बाद देने के बाद अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अमेरिका के लिए क्या आज की तारीख में जो हेगमनी थी उसको किस तरह से चुनौती मिली और एक तरह से उनकी साख गिरी? मिडिल ईस्ट, क्या नया मिडिल ईस्ट खाड़ी के देशों को नए डॉक्ट्रिन की जरूरत होगी? क्योंकि आज की तारीख में कोई भी खाड़ी का देश ये नहीं चाहता है कि वो चाहता है कि स्टेबिलिटी, और एक तरह से उनकी भी कलई खुल गई कि जिस तरह से अमेरिका के ऊपर उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को आउटसोर्स कर रखा था। तो की टेकअवेज आपके हिसाब से आने वाले दिनों में इस युद्ध से की लेसन क्या दिखते हैं? सबको सीखने की क्या जरूरत है? जी, देखिए इसमें पहले अमेरिका का पॉइंट लिए जाए तो अमेरिका एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर है, सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये 30 दिन से ज्यादा जो बमबारी उन्होंने की इजराइल के साथ मिलके, अमेरिका के सूत्रों से ही बताया जा रहा है कि उन्होंने 14,000 ठिकानों पे बमबारी की और इजराइल 10,500। कुल मिला के 25,000 के करीब ठिकानों पे ईरान पे हमला हुआ 28 फरवरी से। और इतना नुकसान पहुंचाया उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को खासतौर पे, कि ईरान, कोई और देश अगर ईरान की जगह होता तो वो घुटने टेक देता और कभी की सुलह सफाई हो जाती। तो ईरान की लीडरशिप ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो बमबारी अमेरिका इजराइल किए तो सिविलियन पे ज्यादा हुआ ना कि मिलिट्री पे कम हुआ, क्योंकि मिलिट्री का मिसाइल्स के फैक्ट्री जो है बहुत पहाड़ों में अंदर तक छुपाए हुए हैं और ड्रोन की फैक्ट्रीज वगैरह सब, तो उनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले इजराइल पे हमला हुआ ईरान का, वहीं से जहां वो अमेरिका बमबारी करे थे कई बार इजराइल के साथ। तो मिलिट्री पावर, हालांकि उन्होंने कई मिसाइल्स दागे खाड़ी के देशों में, अमेरिका के अड्डों पे और इजराइल पे, जॉर्डन में वगैरह, लेकिन जो उनके पास कैपेबिलिटी थी, लगता है कि अभी भी उनके पास मिसाइल्स हैं और वो जिस एक्यूरेसी से मार रहे थे इजराइल के अंदर मिलिट्री ठिकानों पे और बेसिस पे इराक में F-35 के हैंगर्स वगैरह, तो इससे पता चलता है कि उनकी काफी इंटेलिजेंस को पता था कि कहाँ क्या क्या है बोलते हैं। तो अमेरिका को ये नए एग्रीमेंट की जो बात हो रही है पाशा साहब, उसमें ईरान के मिसाइल और जो उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उस पे कोई लिमिट लगाने की कोई बात मैं नहीं आऊंगा हो उस रही? पर, आऊंगा मैं इस पर से कोई बात ही नहीं होगी। तो ये मिलिट्री पावर बता के सुपर पावर को ईरान ने बता दिया कि आप बैकफुट पे हैं, आप हमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये अमेरिका की हाल हुई और वो ट्रम्प ज्यादा नुकसान ना हो इकोनॉमिकली भी वगैरह। तो दूसरा जो है, इजराइल पे इतने हमले हुए तो अमेरिका की मदद भी काफी नहीं थी। हालांकि अमेरिका ने खाड़ी के देशों से, साउथ कोरिया से वगैरह, नाटो से एयर डिफेंस सब मंगा के इजरायली अड्डों पे लगातार बमबारी करके उनको नुकसान पहुंचाते थे। तो तीसरा जो है, ये खाड़ी का मामला, तो आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस तरह से अमेरिका, इजरायली और खाड़ी के देशों के जहाजों को नाकाबंदी किया था ईरान, तो उससे भी उनके दोस्तों को काफी नुकसान हुआ। मिलिट्री तो बेसिस उड़ाए गए थे, लेकिन तेल और गैस भी वहां से जा नहीं पाए जहाज, तो इससे जो है बहुत नुकसान इनको हुआ। लेकिन जो आउटकम हुआ है, होने वाला है,
इसमें 3 हैं। एक तो 19 के बाद ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं और वगैरह वगैरह हटाए जाएंगे, फ्रोजन एसेट्स 2 मरहलों में दिए जाएंगे। तो इसका जो है मेन स्ट्रीम में ईरान का आना बहुत मुमकिन है, क्योंकि इतने सालों से 79 से ईरान के ऊपर सैंक्शंस डाल के और रजीम चेंज का एजेंडा चला के और ईरान इराक वार करके कमजोर करने की कोशिश करे, लेकिन कामयाब नहीं हुए दोनों भी या वेस्ट भी। तो अब जो है ईरान मिलिट्री विक्ट्री ही नहीं, डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू भी उनकी डिप्लोमेसी से हुआ है। तो अब ये मेन स्ट्रीम में आएगा ये। और जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन भी बात कर रहे हैं कि वो रिलैक्स करेंगे सैंक्शंस वगैरह, तो नॉर्मल स्टेट की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा और ऑयल एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी दूसरे देश करते हैं उस तरीके से करेगा। दूसरी बात यह है कि खाड़ी के देश जो है, जो अमेरिका के ऊपर निर्भर थे, तो वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंस कम करेंगे और उनको अब समझ में आ गया है कि ईरान से ताल्लुकात बना के रखना ही उनके हित में है। इसीलिए ये यूएई जो है प्रयास कर रहा है, कतार भी प्रयास कर रहा है और सऊदी अरेबिया भी लगता है कि वो नो वॉर पैक्ट भी करने के लिए कोशिश कर रहा है अपने साथियों के साथ। तो ये तीसरा ये है कि इजराइल को कुछ हद तक ईरान ने अलग थलग करने की कोशिश की है। आइसोलेशन जो जेनोसाइड से हुआ था गाजा के बाद, सी ने घोषणा की थी, तो उसके बाद से वो हंगेरी की और अमेरिका की यात्रा के बाद कहीं नहीं गए वो और बॉयकॉट करते रहे। तो अब इजराइल का आइसोलेशन काफी हुआ है। यूरोपियन कंट्री, चाहे स्पेन हो या आयरलैंड हो या दूसरे देश हो जो जी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो डिप्लोमेटिकली भी और पॉलिटिकली भी इजराइल का जो पोजीशन था अमेरिका में वो भी कमजोर हुआ है काफी कुछ, तो इजराइल को भी धक्का पहुंचा है। तो ये जो है इजराइल अपने शर्तों को, रजीम चेंज तो छोड़ दीजिए, लेकिन ईरान की मिलिट्री पावर जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स फैक्ट्रीज हैं या अपने साथियों को जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोलता है वो, उसको सपोर्ट करने में भी अमेरिका और इजराइल की बात मानी नहीं। तो इस लिहाज से जो है कुल मिला के ये मेरे ख्याल से 80% ये एमओयू ईरान के हक में है। और इजराइल लेबनान में सीज फायर को मानता नहीं है या वहां से विड्रॉ नहीं करता है, तो ईरान खाड़ी पे और एक्शन लेने की संभावना है। बंद करेगा वो, या तो हमला करेगा या तो दोबारा जंग छिड़ सकती है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान को बहुत बड़ा वेपन मिल गया है बिल्कुल मिलिट्री के अलावा। तो इसको पूरे दुनिया पे वो काफी कुछ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस इन्फ्लिक्ट कर सकता है। इजराइल के प्रति जो एटीट्यूड है, ये हमने देखा कि किस तरह से बीच के दौरान में जब ये नेगोशिएशन चल रहा था, तो दोनों के बीच में एक तरह से फोन कॉल पे बहुत अच्छी बातचीत नहीं हुई। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से दो बातें बड़ी साफ है कि ईरान के ऊपर अगर आर्थिक प्रतिबंध खत्म होंगे तो ईरान एक और बेहतर पावर के रूप में इवॉल्व होगा, मिडिल ईस्ट में उसकी और थोड़ी बादशाहत और बढ़ेगी। वैसे स्थिति में आपको लगता है अमेरिका और इजराइल के जो पुराने संबंध हैं वो उसी डायरेक्शन में रहेंगे या थोड़ी सी ईरान के उभार के बाद इजराइल भी उससे प्रभावित होगा? जी। देखिए, इज़राइल का पर्टिकुलरली नेतन्याहू जब से वो वहाँ पे लीडरशिप पोजीशन में हैं, उनका हमेशा से ईरान के प्रति एक ऐसा रवैया रहा है कि जो ईरान इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू इज़राइल इन दैट रीजन। उसको एक्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है इज़राइल ईरान को। और नेतन्याहू की पूरी राजनीति ऐसी रही है जिसमें ईरान को अंडरमाइन करने की कोशिश रही है। अब क्या नई स्थिति जब जो बन रही है उसमें ये है कि इज़राइल
वो चीज अचीव करता हुआ नहीं दिख रहा है जिसके लिए वो दशकों से कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिसके उनके लिए देश में काफी विरोध हो रहा है, जो उनके यस कट्टर वाले लोग हैं वो काफी विरोध कर रहे हैं। यस यस। तो एक नेतन्याहू नेतन्याहू अपने ही देश में अभी बैकफुट में है और उनको पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हो रहा है, और एक ऐसे वक्त जब इलेक्शंस कुछ ही महीनों में है और जहाँ पे इनका राजनीतिक भविष्य दांव पे है, तो इसराइल के लिए और इसराइल के लीडरशिप के लिए अमेरिका और ईरान का डील कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि डील जब अनाउंस भी हो गया तो भी इसराइल ने लेबनान, साउथ लेबनान पे अटैक किया, जिससे कोशिश की कि चलो ये डील दोबारा डिरेल हो जाए। तो लेकिन अब ये चीज ऐसी हो गई है जब अभी इसराइल उसमें अब ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्प को एक डील चाहिए, एक एग्जिट रूट चाहिए, जो वो पिछले 3 महीना से कोशिश कर रहे हैं। एक तो उस इसराइल के कहने पे इस युद्ध में कूदे, जो पिछला कितने सभी राष्ट्रपति पे ये प्रेशर, अमेरिकन राष्ट्रपति पे ये प्रेशर रहा है कि आप अब ईरान के साथ युद्ध कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, कॉम्प्लिकेशंस। वो कभी भी इस दिशा में नहीं आए, कितना इजरायली लीडरशिप के प्रेशर देने के बावजूद भी ट्रम्प ने वो गलती कर दी। और इस गलती का ये हुआ कि आप देखिए ट्रम्प ने ईरान को एक नई जीवन दे दी। आप ईरान, वो ऐसा ईरान जो 3 महीना पहले आइसोलेटेड था, सैंक्शंस के अंदर डूबा हुआ था, पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था, जो रेजीम है वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था, उस वक्त ये अमेरिका ने ईरान पे अटैक करके केवल रेजीम को ही एक नया जान नहीं दिया बल्कि एक नई पहचान दी। डेमोक्रेटिक मूवमेंट वहाँ पे ईरान में चल रहे थे, और जो जो डिस्टेंस लोग थे, डेमोक्रेसी की बात करते थे, ज्यादा लिबरलिज्म की बात करते थे, अब उनकी बात ही नहीं कर रहा। और लेकिन यस, एट द सेम टाइम ईरान को इस युद्ध से काफी नुकसान हुआ। अब ये कोई नहीं कह सकता कि इस युद्ध में विनर कौन है। इस युद्ध में ये कह सकते हैं कि ज्यादा लूजर कौन है। अगर आप इस पैरामीटर पे नापेंगे तो अगर ये कहें कि सबसे बड़ा विनर जो है वो पाकिस्तान है, बिना युद्ध में शामिल हुए उसमें अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग कम से कम, वो अलग कहानी है। पाकिस्तान को हम ऐसे हंसी में नहीं ले सकते, एक सीरियस प्लेयर है, काफी उसका ज्योग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उस कंट्री का। इसीलिए डिस्पाइट बीइंग अ फेल्ड स्टेट वो कभी भी जियोपॉलिटिकल उसका सिग्निफिकेंस से बाहर नहीं रहा। जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस पाकिस्तान का बना रहा। लेकिन जो अभी ईरान और अमेरिका का जो डील की बात है, उसमें ये है कि इसमें जो लूजर, सबसे बड़ा लूजर अमेरिका रहा। अगर इस डील के आप देखिए, लोग कंपैरिजन करते हैं कि जो ओबामा का डील था, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, वो उससे कंपैरिजन करते हैं, बट वो डिफरेंट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस में आया था। वो एक कोशिश थी कि जो ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है उसको लीगली, उसको यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी के निरीक्षण में उसको कम कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। और ईरान एग्री भी किया था, और उसमें बिसाइड्स सिग्नेटरीज नेटो और दूसरे कंट्रीज होने के बावजूद ये उसमें चाइना और रशिया भी सिग्नेटरीज थे कि जो ईरान उनके ये जो इंस्पेक्शंस को फॉलो करे, जो पैमाना तय करे उसको फॉलो करे। तो इसमें अब ये जो डील है, इसमें अब क्या हो गया, ईरान का मेन स्ट्रीमिंग हो गया। ईरान का जो पूरा जो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बदल गया। अब यूरोपियन यूनियन और दूसरे कंट्रीज भी अब ये बात कर रहे हैं कि कैसे इसको ईरान से सैंक्शन हटे। आप इस स्थिति में ला दिए, आप एक जो ग्रेटर लेजिटिमेसी
ईरान मतलब को मिल आपने गया। युद्ध भी लड़ा और रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे भी आपको देने पड़ेंगे, जो अब वो डील स्थिति की बन बातें आ सकती, रही हैं। वो स्थिति बन सकती। ऑलरेडी ऑलरेडी आप खबर पढ़े होंगे कि यूएई ने एक प्रोटेक्शन मनी जो भी कहिए, यूएई ने ईरान को पैसे दिए कि मुझ पे अटैक मत करो। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के जो एसेट्स थे, जो बैंकों में फंसे हुए पैसे थे, उसको यूएई रिलीज कर रहा है। तो ईरान एक ज्यादा अब इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा है। अब दूसरी बात ये भी हो गई कि जो अब्राहम एकॉर्ड के जैसे एक अब्राहम एकॉर्ड के थ्रू जो एक कोशिश थी अमेरिका की कि इसराइल और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए और इसराइल एक स्टेबल कंट्री के रूप में उस रीजन में रहे, वो सारे कहाँ चले गए? अब ये अब्राहम एकॉर्ड अब नॉन एग्जिस्टेंट है। अब कोई भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए ये सोचना कि अब्राहम एकॉर्ड कर लेंगे और इजराइल के साथ एक नॉर्मल रिलेशंस बना लेंगे, अब इम्पॉसिबल है। अभी कम से कम अभी तो दिख नहीं रहा आने वाले वक्त में। तो इसराइल का आइसोलेशन और भी बढ़ गया। इसराइल एक अब इंटरनेशनली एक रोग स्टेट है, हिंदी में बोले तो दुष्ट कंट्री है। अब वो बहुत सारे कंट्रीज उसको रिकॉग्नाइज अब कर नहीं रहे। बहुत सारे कंट्रीज में उस अगर यही स्थिति रही तो आने वाले वक्त में अगर मान लिया यूरोपियन यूनियन वगैरह ट्रेड डील्स इसराइल के साथ करना बंद कर दे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप इसराइल के साथ रखना बंद कर दे, तो इसराइल की हालत खराब हो जाएगी। तो इसराइल भी एक अब देख रहा है कि हाशिए पे आ रहा है। वो अपने एक्शंस के थ्रू इसराइल एक इस पोजीशंस में आ गया कि वो अब हताशा की स्थिति में है, जबकि इतने 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 क्रिमिनल एक्टिविटीज पिछले 2 साल से उन्होंने किए, कितने लोगों को मारा। अब जो और एक चीज और है कि इस डील के बाद एक चीज और है कि वो आपको जो पैलेस्टीनियन इश्यूज फिर से फोरफ्रंट पे आ गया। वो इशू जो 2 साल पहले 3 साल पहले दरकिनार हो गया था अब्राहम एकॉर्ड के तहत, जो इसराइल को जो रिकॉग्निशंस की बात चल रही थी और उसमें पैलेस्टीनियन इश्यूज कहीं से भी कंसीडर नहीं किए जा रहे थे, दरकिनार हो रहे थे। अब पैलेस्टीनियन इश्यूज फोर फ्रंट पे है। कंट्रीज रिकॉग्नाइज करते हैं कि पैलेस्टीन के इश्यूज को भी रिकॉग्नाइज करना, उसको सॉर्ट आउट करना है। तो ये बहुत सारे चीज इस पूरे जो डील्स हो रहे और जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए स्टेप है। मैं ये नहीं कहता कि जो परमानेंट पीस हो जाएगा, हो सकता है ये एक पॉज हो, एक थोड़ी देर के लिए एक रुकावट हो, बाद में फिर से सिचुएशन स्क्वायर वन पे ही आ जाए। यू नेवर नो सिचुएशन कैसे इवॉल्व होगा इन फ्यूचर, नोबडी नोज। लेकिन मिडिल ईस्ट का जो जियोपॉलिटिकल कहते हैं फ्रेम, जो एक वो बदल गया। अब वो जो 3 महीने पहले वाला मिडिल ईस्ट और अभी वाले मिडिल ईस्ट में अंतर आ गया है और एक नए न्यू मिडिल ईस्ट इमर्ज करता है इससे या नहीं, एक कोशिश है। और उसमें कौन उसका धुरी होगा? अमेरिका तो धुरी अब मेरे ख्याल से अमेरिका अब कोशिश करेगा धुरी बनने के लिए, तो वो भी अब उसके लिए भी मुश्किल है। तो आसान नहीं है, सब चीज कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हाँ, इससे ईरान एक मजबूत स्थिति में उभरेगा अगर वो स्मार्टली प्ले करते रहे। और इसमें कोई गारंटी भी नहीं है कि अगर इजराइल कमिट कर दे, ईरान कमिट कर दे कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करे। लेकिन जो अनुभव रहा है उसका पिछले 3 महीने में कि जो अमेरिका अपने वादे से मुकर जाता है, और वो तो ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि जो वो अपने को मजबूत स्थिति में रखे। तो हो सकता है कि क्लैंडस्टाइनली ही वो अपना छुप छुपा के ही वो अपना एनरिचमेंट करते रहे। तो एक ये स्थिति में सिचुएशन आ गया है। बिल्कुल। अशोक जी, एक जो सवाल सारे लोग, अमिताभ मट्टू ने तो बहुत ही क्रिटिकल इस पे पीस लिखा है कि इंडिया का जो प्लेस है टेबल पे वो कहाँ है। यानी कि भारत की स्थिति इस ठीक है, युद्ध रुक गया है, इससे पूरी दुनिया के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। भारत के लिए जो चैलेंजेस थे वो थोड़ा कम होगा, लेकिन जो पूरी दुनिया और जिस तरह से पाकिस्तान ने रोल प्ले अदा किया, वैसी स्थिति में
हमारी जो डिप्लोमेसी है, हम ठीक है ये कह के शांत हो जाएं कि पाकिस्तान तो रोग स्टेट है, पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान तो टेररिज्म का जन्मदाता है, वो नेगोशिएटर बन के क्या दिखाएगा दुनिया में। लेकिन ये तो फैक्ट है ना कि पाकिस्तान ने नेगोशिएट कराया, पाकिस्तान का एक रोल था, और अमेरिका जिससे हमारे बड़े अच्छे संबंध कहे जाते हैं, माने जाते हैं, हमने इतना ज्यादा प्रीमियम इन्वेस्ट किया अमेरिका में, लेकिन आज की तारीख में हमारे नाविक, हमारे सेलर मारे जा रहे हैं और हम अपनी बात तक नहीं उठा पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारी जगह कहाँ पे है इस पूरे इस वॉर में, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप में, और खास करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बायलैटरल टॉक्स होनी है, तो हम क्या अपने इशू को, अपनी बात को उठा पाएंगे, रख पाएंगे? हमारे स्ट्रैटेजिक जो इंटरेस्ट हैं वो कितने प्रोटेक्टेड हैं? जी, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। अगर आप मुझे इजाजत दें, इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा जो हमारे 2 और पैनलिस्ट ने कही है। देखिए, एक तो जो कहा गया है, जो इजराइल हमेशा से ईरान को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता रहा है, वो केवल मानने की बात नहीं है। वो आपने देखा होगा, ईरान के जितने भी राष्ट्रपति हैं, महमूद अहमदी-नेजाद हो या और उनके जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, उन सभी ने ये कहा है जो ईरान को इस दुनिया में एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है, उसको हम इस दुनिया के नक्शे से हटा देंगे। तो इसीलिए उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानना कोई उसके लिए वो नहीं है, जो वो कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहा है, ये तो ईरान के लीडर्स ने खुद कहा है। तो इसीलिए उसको अपना वजूद बचाने के लिए तो उसको जो काम वो कर सकता है वो करेगा। दूसरी बात है, देखिए, ये अखबारों में बहुत ही आ रहा होगा, जो बहुत ऐसा चेंजेस होगा, और मेरे विचार से मिडिल ईस्ट में कुछ चेंजेस तो जरूर होने वाला है। परंतु ऐसा देखा जाए जो ईरान को पूरी तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, ये मुझे इतना आसान नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, पूरी दुनिया ने कहा है जो ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। तो किसी ना किसी प्रकार का जो राष्ट्रपति ट्रंप, जो अमेरिका कह रहा है, जो हमको हार्ड कमिटमेंट चाहिए और इंस्पेक्शंस वगैरह होने चाहिए, जिससे कि बिल्कुल प्रूफ हो जो ईरान उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो एक तो न्यूक्लियर वेपनरी की बात है। दूसरा, केवल ये जो मिसाइल्स का है, जो जखीरा है, आर्सेनल है ईरान के पास, ये केवल इजराइल के लिए नहीं है, सभी जो यहां पर खाड़ी के देश हैं, इन सभी को खतरा है ईरान से। तभी उन्होंने अमेरिका को बुलाया यहां पर, जो आप आइए, यहां पर बेसिस रखिए और हमारी अगर जरूरत पड़ती है तो सुरक्षा करिए। प्रोफेसर पासा, आपसे ले लेते हैं छोटी सी टिप्पणी कि आपको लगता है कि जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति कहाँ पे है? हमारे सेलर मारे जा रहे हैं लेकिन हमारी चुप्पी है। आपको याद होगा कि किस तरह से एक अमेरिकी डिप्लोमेट के साथ अमेरिका में इंडियन डिप्लोमेट के साथ अमेरिका में सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, और मनमोहन सिंह की सरकार थी और काफी कुछ कहा गया था, खास करके बीजेपी की तरफ से। आज की तारीख में हम अपनी स्थिति कहाँ पा रहे हैं? अनिवेश जी, हमने ज्वाइन कर लिया है। डू यू वांट मी टू से अ फ्यू थिंग्स? जी जी जी, अशोक जी पहले पूरा सॉरी। कर लें। हाँ जी जी जी, तो वही बात मैं कह रहा था, जो देखिए, इतना आसान नहीं होगा ईरान के लिए नॉर्मलाइज अपने इसमें सिचुएशन में करने के लिए, क्योंकि एक उनके आर्सेनल हैं, एक ये जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हूती वगैरह, ये केवल इजराइल के विरुद्ध नहीं थे, ये पूरे खाड़ी देशों के विरुद्ध भी थे। और यहाँ पर जो अमेरिका की बेसिस थे, वो इनकी सुरक्षा के लिए थे। खाड़ी देशों ने अपने आप बुलाया था, और ये फिर खाड़ी देश अभी रीच आउट भी कर रहे थे ईरान की तरफ। तो अब देखना होगा आगे चलते हुए जो क्या हालात बनते हैं। परंतु इस समय हमने ये भी देखा है, जो जब ये युद्ध शुरू हो गया था, तो तब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल को आउटरीच किया और उन्होंने कहा, आप यहाँ पर आकर हमारे लिए आयरन डोम बनाइए। उनसे उन्होंने बहुत ये सपोर्ट लिया है, और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए वो रीच आउट किए हैं यूक्रेन को। तो इसीलिए मेरे विचार से थोड़ा बैलेंस उसमें बनाने का प्रयास करेंगे। जहां तक भारत का सवाल है, देखिए, भारत के आपने 3 नाविकों की बात की है अनिमेश जी, उसमें 2 बारी उनके जो सीडीए है उनको बुलाया गया है, उनको समन किया गया है।
और काफी उनको स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया गया है। दूसरी बात, आपने देखा है जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी उनको मार्को रूबियो से बात की और अपनी स्ट्रांग प्रोटेस्ट वहां पर रजिस्टर की है। सो आई थिंक ये वाला जो मैसेजिंग है, और हमें देखना पड़ेगा अगर प्रधानमंत्री मोदी जब उनकी मुलाकात होती है कल वहां पर राष्ट्रपति ट्रंप से, तो उनकी क्या बातचीत होती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वहां पर क्या हालात हैं। जहां तक भारत का जो पोजीशन है, मेरे विचार से देखिए, हमको भारत को अपने को पाकिस्तान के साथ नहीं इक्वेट करना चाहिए, क्योंकि उनमें जमीन आसमान का अंतर है। पाकिस्तान वहां पर नेगोशिएट करने इसलिए पहुंचा है क्योंकि अमेरिका ने उसको चूज किया। अमेरिका का और उनके जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनके साथ जो भी है, जिस प्रकार का भी संबंध है, मैं नहीं जाना चाहता हूं, परंतु जब जब अमेरिका ने देखा है जो पाकिस्तान का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उन्होंने हमेशा उसका इस्तेमाल किया है। तो अभी जो ये मीडिएशन का रोल है, इसमें ये लेकर आए हैं अमेरिका, क्योंकि वो उसका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात है, भारत के संबंध सभी देशों के साथ जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, यहां तक कि आपने देखा है भारत ने बहुत प्रोएक्टिवली इनके साथ एंगेज किया है, चाहे ईरान के राष्ट्रपति हो, चाहे खाड़ी देशों के, यहां तक कि वो तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी वहां पर गए हमारे प्रधानमंत्री जब वो आगे जा रहे थे, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा हमारी इक्विटी है। चाहे आप तेल को देखें, गैस को देखें, आप देखें आपके 4.5 मिलियन लोग हैं वहां पर, तो हर तरीके से महत्वपूर्ण है। इसराइल भी हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अमेरिका के साथ हम देख रहे हैं कैसे संबंध हो रहे हैं, तो उसके बदलते नजरिए को देखते हुए हमारे अपने संबंध भी उनके साथ वैसे ही बदलते रहेंगे। परंतु ये मैं कहना चाहूंगा, देखिए, पाकिस्तान वहां पर गया है तो भारत को ये, इसमें मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। आप देखिए, चीन बड़ा देश है, चीन वहां पर नहीं है, और बड़े बड़े देश हैं, रूस है वो बड़ा, जापान है, यूरोप के देश हैं, कोई नहीं है वहां पर। पाकिस्तान को इसलिए लाया गया है मेरे विचार से, क्योंकि उसको अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है और वही उसको कर रहा है। ठीक है, संजय इस पे एक छोटी सी टिप्पणी देना चाह रहे थे, रिजवाइंडर संजय। देखिए, इसमें कहीं से भी कोई मतलब रिजर्वेशंस और कोई बिना संकोच के बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि इंडिया इज द बिगेस्ट लूजर इन दिस होल वॉर। इंडियन लीडरशिप ने इंडिया को डिमिनिश किया है इस पूरे वाक्य में, इस पूरे प्रकरण में। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज किया है इंडिया। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड अगर इंडिया अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करता इस वॉर में। इंडिया इस वॉर में न्यूट्रल नहीं था। इंडिया प्लेड अ रोल। इंडिया और इजराइल के साथ खड़ा था, खड़ा होते हुए दिखा भी। आपने एक बार भी कंडेम नहीं किया वॉर को। आपके नाविक मारे गए, आपने उस पर भी सवाल नहीं उठाया। आप उस तरफ से लड़ाई सवाल तो उठाया, लेकिन हमने यूएस का जिक्र नहीं किया, जो भी हमने पब्लिक पोस्टिंग की। यस, तो एक नहीं, परंतु उनको समन तो किया सीडीए को 2 बारी, तो इसका मतलब तो यही हुआ जो आप उसी कह रहे हैं। ये तो बता चुके हैं ये। और मार्को रूबियो से बात हुई, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बात हुई। मार्को रूबियो का स्टेटमेंट देखिए। हाँ, नहीं, वो ठीक है, वो मैं अग्री करता हूँ। इंडिया को इज्जत देते हुए नहीं दिखता है। इंडिया का अपमान प्रेसिडेंट ट्रंप जब से वो सेकंड टर्म में आए हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। इंडिया ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई, एक बार भी आवाज नहीं उठाई। इतना आपने टैरिफ बढ़ा दिया, क्या क्या नहीं बोला। आप सीधे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 140 करोड़ के लोगों के देश को। प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, इंडिया को एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए जिससे मैसेज जाए। और इंडिया को इस पूरे वाक्य में इतना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा युद्ध
था इस रीजन में, आपने उस युद्ध में क्या मतलब एक कोई रोल तो प्ले किया क्या सपोर्ट करने का इस युद्ध में? आप एग्रेसर के साथ खड़े हुए दिखे। आपने पीस मेकर्स का रोल भी नहीं प्ले किया, कहीं से भी नहीं, जबकि आपको पता है इजराइल वो कंट्री जो आज एक रोग स्टेट है, नेतन्याहू जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसको ही इज कॉल्ड क्रिमिनल, उसको उसके साथ आप गले मिल रहे हो युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले। मैसेज क्या जाता है? अशोक जी इस पे नेतन्याहू से दोस्ती कौन बड़ी दोस्ती जी है? आप अशोक जी इस पे मैं भी इस पे रिजॉइंट कुछ देना चाह कहना रहे चाहता संजय हूँ। और पाशा जी देखिए मुझे भी कुछ कहना है इस पे भी, जी पाशा क्योंकि जी दोनों जी इस मुद्दे पे कह चुके हैं, मुझे भी कुछ और बोलने दीजिए। अनिमेश जी बस मैं एक टिप्पणी दूंगा, हाँ नहीं, मुझे पहले बात मुझे करना है इस पे, एक बाद में बस मैं मैं बात टिप्पणी करूंगा, दूंगा, बात उसके बाद हाँ अशोक जी बोल रहे हैं, फिर पाशा जी आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इसके बाद मुझे ना और एक जी और बिल्कुल उसके लिए मीटिंग के लिए जाना। मैं बस एक शब्द ये कहूंगा, जो जो उन्होंने कहा, जो भारत एक न्यूट्रल पोजीशन लेकर खड़ा रहा इस पूरे युद्ध में, मैं उससे, जो उन्होंने कहा है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, तो वो तो मेरा पोजीशन मैं क्लियर करता हूं। परंतु दूसरी बात है, जो हमारा न्यूट्रल पोजीशन नहीं थी, हम तो बहुत प्रोएक्टिवली सभी के साथ हम एंगेज कर रहे थे। हमारा पॉलिसी ही है मल्टी अलाइनमेंट का, तो सभी जो चारों देश हैं उन चारों के साथ हमने बिल्कुल ही संबंध बनाए रखे और सभी को यही एडवाइस दी, जो युद्ध के क्षेत्र में किसी भी बात का हल नहीं निकल पाएगा, तो इसीलिए आप बातचीत से इसका हल निकालिएगा। और यही, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे खाड़ी के देशों से जिनसे हमारी बात हुई, अमेरिका हो, सभी को हमने यही कहा है, जो कि हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में भी कहा था। तो आपका बहुत शुक्रिया अनिमेश जी, और बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल बहुत पाशा बहुत और धन्यवाद आपके जो अशोक जी। पाशा जी एक छोटी सी टिप्पणी ले लें आपसे। जी देखिए, जो भी मेरे साथी पैनल संजय कहे हैं वो 100% दुरुस्त है, क्योंकि हम जो है अग्रेसर के साथ थे, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो। जब 28 फरवरी को हमला हुआ तो हम उनके साथ थे, और ये हमले को हमने खंडन नहीं किया, जो कि इंटरनेशनल लॉ का, यूएन चार्टर का उल्लंघन था। और दूसरा है कि जब वहाँ के लीडर की हत्या की गई, तो उस पर भी हम टिप्पणी नहीं करे। और उनका एक जहाज हमारे तट के पास मार गिराया था, जिसमें 100 से ज्यादा सेलर्स मारे गए, उस पर भी हमने कुछ नहीं कार्रवाई की। और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थे, और पूरे अखबारों में छाया हुआ है कि हम हथियार भी इजराइल को देते थे। सिप्री के मुताबिक 24% जो इजराइल को हथियार दिए गए पिछले महीनों में, वो भारत से थे। 42% अमेरिका से थे, हम 2 नंबर पे थे। तो हम हथियार के साथ रहे हैं, और स्टील, रॉ मटेरियल, ड्रोन्स, अदानी के फैक्ट्रीज हैदराबाद से मिसाइल्स पार्ट्स सब भेजते रहे हैं ये इजराइल को। तो जो नरसंहार कर रहा है गाजा में, लेबनान में, और जो ईरान पर भी हमला किया है, तो हमको काफी नुकसान हुआ है इससे, कि चाह बाहर भी हमने अमेरिका के दबाव में आके छोड़ना पड़ा हमको। ना अब चाबहार है, ना अब पहले की तरह यूको बैंक में हम रुपए डाल के ईरान से तेल खरीद सकते हैं, ना डिस्काउंट, ना प्रीमियम, ना ट्रांसपोर्टर चार्जेस में कमी, ना कुछ। और ईरान ऐसा मुल्क है, शिया मुल्क, जो अभी तक अली और हसन और हुसैन के कत्ल के बारे में मुहर्रम मनाता है, और ये जो सपोर्ट करे, जो खिलाफ थे, वो भूलेंगे नहीं, वो याद रखेंगे भारत कहाँ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ब्रिक्स के चेयरमैन हैं, और एक कंडेमनेशन और एक स्टेटमेंट भी नहीं आया डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स की बात में, इसलिए चीन अपना फॉरेन मिनिस्टर नहीं भेजा। तो बहुत कुछ हम कर सकते थे, हम नहीं करे। और ईरान 4 बार फॉरेन मिनिस्टर आग्रह किया कि आप स्टेटमेंट रिलीज करिए, ब्रिक्स के मेंबर पे हमला हुआ, हमने कुछ नहीं किया। और यूएई के साथ मिलके हमने ईरान के साथ साजिश की उनको सपोर्ट करने की। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए
हमारी पॉलिसी को वो बारीकी से देखेंगे और ईरान से हमको कुछ फायदा ज्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम उनके दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। और ये जो 3 भारतीय मारे गए एक जहाज में, ईरान ने उसका खंडन किया है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे ब्लेम कर रहा है कि ईरान ने इस पे हमला किया, जबकि यूएस नहीं एक्सेप्ट कर रही कि उनकी नेवी ने मार गिराया। और मार्को रूबियो का जो रिप्लाई था वो तमाचा था भारत के ऊपर कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, जो भी उल्लंघन करता है हम उसको ऐसे ही ठिकाना लगाएंगे बोल के। तो ये इतना जलील करना भारत को, इजराइल और अमेरिका, ये फॉरेन पॉलिसी की क्या बताती है कि हम उनके दबाव में आके कुछ नहीं कर पाए ब्रिक्स में, ना बायलैटरली, और हम उनके साथ रहे और ये उम्मीद में रहे थे कि ईरान की हुकूमत को तख्ता पलट दिया जाएगा और ईरान इजराइल और अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा वगैरह वगैरह बोल के। और जो हिंदुत्व बिल्कुल। पॉलिसी यहाँ कर रहे हैं अंदरूनी इलाके में, वो अखंड भारत का उनका ख्वाब पाकिस्तान को टुकड़े करने का ईरान के जरिए वो पूरा हो जाए बोल के वो उस उम्मीद में बैठे थे। लेकिन ईरान ने इनको सब चकनाचूर कर दिया। ईरान आरएसएस के एजेंडा को, बीजेपी के एजेंडा को और इजराइल के रेजिम चेंज एजेंडा को और अमेरिका को अपनी औकात बता दिया उसमें। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात यह है कि युद्ध से जो बड़ी लर्निंग है अमेरिका के लिए, ईरान के लिए, इजराइल के लिए और भारत के लिए, वो ये है कि अमेरिका को, ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी है, वो एक एग्जिट प्लान लेकर इस युद्ध से निकल रहे हैं। ईरान में नुकसान हुआ है, लेकिन पहले से ज्यादा अगर आर्थिक प्रतिबंध हटते हैं तो ईरान एक बेहतर कंट्री के रूप में इवॉल्व हो सकता है। इजराइल के लिए भी आइसोलेशन का खतरा है। मिडिल ईस्ट का जो ग्रामर है, उसकी जो डिप्लोमेसी है, नए तरीके से चेंज होने की जरूरत है। और भारत के लिए भी विपक्ष में रहना और विपक्ष में रहकर सरकार पे उंगली उठाना अलग बात होती है, और सरकार में रहते हुए अपनी डिप्लोमेसी को सही शेप देना और अपनी आवाज को मुखरता के साथ उठाना एक अलग कहानी होती है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। कमाल पाशा साहब, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.